क्लास 10 चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन। बिहार बोर्ड में इससे जो रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है जो एग्जाम में आ सकता है, आज हम लोग उसको देखेंगे। अगर आप लोग पहले वीडियो को देखिए, हर क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद पॉज करके उसका आंसर देने का कोशिश कीजिए। उसके बाद आप देखिए कि हम जो आंसर दे रहे हैं वो सही है या उससे मैच कर रहा है कि नहीं, और लास्ट में आप अपने सारे आंसर कमेंट में बताइएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कहता है किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है। क्वेश्चन कहता है किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है। कैसे? नियमित, अनियमित, नियमित एवं अनियमित दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अपने कॉपी पे लिखिए, फिर जो हम बोल रहे हैं आंसर मैच कराइए कि सही है या गलत है। तो किसी दर्पण से या किसी चिकने तल पर जो प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो उसका परावर्तन नियमित होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नियमित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किसी समतल दर्पण में लेटर पी को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है। यह क्वेश्चन है कि किसी समतल दर्पण में लेटर पी को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है। ऑप्शन ए आर जैसा, ऑप्शन बी ओ जैसा, ऑप्शन सी क्यू जैसा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी है। तो आप जानते हैं समतल दर्पण में हम पढ़ चुके हैं कि समतल दर्पण में किसी चीज का प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, यानी बाएं का दाएं में और दाएं का बाएं में। इस हिसाब से इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्यू जैसा, क्योंकि लेटर पी जो है उसका बायां पार्ट दाएं में चला आएगा और दायां पार्ट बाएं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा, मतलब तीसरा क्वेश्चन कहता है कि समतल द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। वास्तविक, आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, आभासी और उल्टा। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। तो देखिए, समतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है वो हम बताए हुए हैं कि काल्पनिक बनता है। काल्पनिक यानी कि आभासी बनता है। और आप देखते हैं समतल दर्पण में कि आप ऊपर का ऊपर ही बनता है, नीचे का नीचे ही। तो आभासी और सीधा बनता है। तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, आभासी वाला। अब सीधा या उल्टा में, तो आप जानते हैं कि सीधा बनता है, क्योंकि जहां वास्तविक बनता है वहां उल्टा बनता है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर होगा आभासी और सीधा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी तिरछी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं प्रकाश की किरणें गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, आप बताइए। ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 4। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, आपको दोनों याद होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, F बराबर R/2 सत्य है केवल अवतल दर्पण में। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण में, ऑप्शन सी अवतल और उत्तल दोनों दर्पण में, ऑप्शन डी समतल दर्पण में। तो आप जानते हैं F बराबर R/2 जो है सो सत्य है। ऑप्शन का आंसर पहले आप दीजिए इस क्वेश्चन का, फिर हम बताते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि गोलीय दर्पण में F बराबर R/2 सही है। तो यहां पे अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण दोनों में, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों में। 7वां क्वेश्चन है, किसी बिंब का, बिंब यानी कि वस्तु, आप क्वेश्चन को सही से समझिए और आंसर दीजिए, फिर आप मेरे आंसर से मैच कीजिए। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए। ऑप्शन ए कहता है फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन बी कहता है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन सी कहता है वक्रता केंद्र से परे, और ऑप्शन डी कहता है ध्रुव तथा फोकस के बीच। तो आप पहले इसका आंसर दीजिए। अब आप ध्यान दीजिए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी बिंब यानी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा प्रतिबिंब 2 ही केस में बनता है, एक जब वस्तु ध्रुव पर हो और दूसरा जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो।
तो देखिए जब वस्तु ध्रुव पर रहता है तो प्रतिबिंब बराबर साइज का बनता है। इसका मतलब ये तो होगा नहीं और ऑप्शन में भी नहीं है, तो आप यहां पे कह सकते हैं कि ध्रुव तथा फोकस के बीच, यानी ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, मतलब दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए फोकस, बी द्वारक, सी ध्रुव, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा दर्पण का द्वारक, यानी कि ऑप्शन बी। आप अपना आंसर मैच करते चलिएगा कि कितना सही आप बना रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है, ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी ए एवं बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। ये हम आपको लिखवा चुके हैं, बता चुके हैं, आप इसका आंसर दीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा धनात्मक, यानी अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होता है? धनात्मक होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? किसी गोलीय दर्पण का रैखिक आवर्धन m है, क्या होगा यदि प्रतिबिंब के आकार h डैश और वस्तु के आकार h हो तो आवर्धन m का मान है। यानी आपसे m का पूछ रहा है और यहाँ पे प्रतिबिंब का आकार भी दिया हुआ है और वस्तु का आकार। ऑप्शन ए दिया हुआ है m इक्वल टू एच डैश बाई एच, ऑप्शन बी दिया हुआ है m बराबर प्लस भी बाई यू, सी ऑप्शन दिया हुआ है m बराबर h बाई एच डैश और डी ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर पहले दीजिए, फिर आपको हम बता दें आवर्धन बराबर हम लोग पढ़े हुए हैं कि आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब का आकार बट्टा वस्तु का आकार। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए m बराबर h डैश बट्टा h। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा उत्तल दर्पण, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आपके पास ऑप्शन है ए वास्तविक, बी आभासी, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आप इसका आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि आभासी। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? सीधा, उल्टा, सीधा और उल्टा दोनों, इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमेशा उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ए अवतल, बी उत्तल, सी समतल, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। प्रधान अक्ष पर एक खास बिंदु पर कागज जल उठता है, इस बिंदु की दूरी दर्पण से होगी। ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर। देखिए आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, अगर आप आंसर दे दीजिए फिर हम बताते हैं। तो पहले आप क्वेश्चन समझिए। कहता है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, यानी कि एक अवतल दर्पण है जिसका फोकस दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर। अब एक चीज देखिए, सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है, तो सूर्य का प्रकाश जब भी बहुत दूर से आती हुई प्रकाश को हम क्या मानते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश। और जब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश आती है तो वो कहां से जाती है? मुख्य अक्ष पर जो फोकस रहता है उससे गुजरती है।
तो यहां पे क्वेश्चन कहता है इस बिंदु की दूरी क्या होगी, जहां पे एक खास बिंदु पर कागज जल उठता है। तो सबसे ज्यादा वो जो प्रकाश कहां से गुजरेगा, फोकस से होके, तो मुख्य अक्ष पे वो कौन सी दूरी होगी, वही फोकस वाली दूरी। तो यहां पे ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ऑप्शन ए 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 10 सेंटीमीटर। तो आप इसका आंसर दीजिए, फिर आप देखिए मेरा आंसर। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है और आपसे फोकस दूरी पूछता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो जितना वक्रता त्रिज्या उसका आधा फोकस दूरी, यानी 40 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर, मुख्य अक्ष जो होता है दर्पण के ध्रुव पर क्या है। ऑप्शन ए अभिलंब है, बी 45 डिग्री के कोण पर झुका है, ऑप्शन सी 180 डिग्री के कोण पर झुका है, ऑप्शन डी 135 डिग्री के कोण पर झुका है। पहले आप इसका आंसर दीजिए और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अभिलंब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। आपसे ऑप्शन दिया हुआ है आपका कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। ए अवतल दर्पण का, बी समतल दर्पण का, सी उत्तल दर्पण का, डी परवलिक दर्पण का। तो दृष्टि क्षेत्र बड़ा किस दर्पण का होता है, इसका आंसर होगा क्या चीज, उत्तल दर्पण का। यानी कि दृष्टि क्षेत्र जो बड़ा होता है वो उत्तल दर्पण का होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तल दर्पण। 19वां क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। देखिए पूछ रहा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। ऑप्शन दिया हुआ है 2 गुनी, बी ऑप्शन है आधी, सी ऑप्शन है चौगुनी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वैसे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 20 नंबर क्वेश्चन का कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 21 क्वेश्चन नंबर 21, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है। उत्तल, अवतल, समतलोत्तर, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, देखिए फोकस दूरी धनात्मक, और फोकस दूरी धनात्मक किस गोलीय दर्पण की होती है, अवतल की कि उत्तल की। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल। अब 22 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। ऑप्शन ए ध्रुव पर, ऑप्शन बी अनंत पर, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन डी फोकस पर। देखिए तो यहां पे समान आकार का बनने वाला, देखिए अगर ऑप्शन से देखिए तो 2 केस है। एक तो ये ध्रुव पर भी वस्तु रहता है तो उसका प्रतिबिंब समान आकार का बनता है, और एक वक्रता केंद्र पर भी वस्तु रहता है तो अवतल दर्पण में इसका समान आकार का बनता है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है वास्तविक और उल्टा, तो जब वस्तु ध्रुव पे रहता है तो काल्पनिक और सीधा बनता है, बराबर साइज का तो होता है लेकिन काल्पनिक और सीधा होता है। तो इस कारण यहां पे होगा आंसर वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। ऑप्शन ए है अनंत, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है।
अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। अब क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। तो इसका सही आंसर अवतल दर्पण, आंसर 1 यानी कि ए ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। रोगियों के नाक, कान, गले आदि जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। क्या आंसर होगा? आप इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा रोगियों के कान, नाक, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कहता है 20 सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। इसके सामने वह दूरी पर रखी माचिस की तीली जल उठती है। इसके सामने डी दूरी पर रखी माचिस की तीली जल उठती है। डी का मान क्या होगा? इससे पहले ऑप्शन ए दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर। क्या होगा इसका आंसर? देखिए ऐसा क्वेश्चन हम एक इसी ऑब्जेक्टिव में कर लिए हैं। तो आपको पता होगा सूर्य से आने वाली प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आती है और वो फोकस से जाती है। तो माचिस की तीली जल उठती है, तो फोकस पे रहेगा माचिस की तीली तब ना जल उठेगा। तो डी दूरी पे माचिस की तीली है, यानी पक्का वो डी दूरी जो है वो फोकस है। और फोकस दूरी तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो इस कारण इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। आप इसका आंसर दीजिए। देखो इसका आंसर होगा दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का समतल दर्पण में भी सीधा ही प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में भी सीधा ही प्रतिबिंब बनता है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर में डी में दिया हुआ है या तो समतल अथवा उत्तल। तो हाँ यही आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, समतल या उत्तल दर्पण। आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो अग्रदीप में हमेशा अवतल दर्पण। तो यहां पे 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। 29 नंबर क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, काल्पनिक और छोटा, काल्पनिक और बड़ा। आप इसका आंसर दीजिए। अब देखिए क्या कहता है, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच में है तो प्रतिबिंब कहां होगा? तो हम जानते हैं जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रहता है तो काल्पनिक बनता है और बड़ा बनता है। आपको फिगर याद होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी काल्पनिक और बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। तेल लगा कागज होता है पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा तेल लगा कागज होके थोड़ा सा प्रकाश पार करता है। तो देखिए पारदर्शक पूरा प्रकाश पार करने वाला, अपारदर्शक जिस होके थोड़ा भी प्रकाश पार न करे, पारभाषक जिस होके थोड़ा सा प्रकाश पार करे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पारभाषक, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि तेल लगे हुए कागज होके थोड़ा सा प्रकाश ही पार करता है। आप इस सेट में कितना नंबर लाए हैं वो आप नीचे कमेंट में भेज सकते हैं।